बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल। जहां पाक फौज को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज का सामना है, वहीं पर मिशन की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इकनॉमिक अफेयर मोहम्मद नदीम बड़ी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। डॉक्टर साहब, आजकल के हालात में जब जब डॉलराइजेशन की अगर वैल्यूएशन देखें तो उसकी पकड़ाई नहीं हो रही। अगर हम यूरो को देखें, उसका रेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है, और स्टर्लिंग पाउंड की हम बात करें तो वही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान के ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने डॉलर की डॉलराइजेशन को छुपाया हुआ था, और ख़ास तौर पे वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे करीबी मुल्कों में, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में, जिससे हमारी डॉलर की वैल्यूएशन जो बढ़ती जा रही थी, हमारे रुपीस की जो कदर थी वो बहुत नीचे जाती जा रही थी। जिसकी सीधी सी मिसाल आप इसलिए ले लें कि तकरीबन आज से चंद सालों में एक 8 लाख रुपए की गाड़ी बनने वाली जो 26 से 32 लाख रुपए तक पहुंच गई, जिसका वैगनार हम कहते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इतनी छोटी छोटी चीजें जो इतनी कम कीमत में मिलने वाली थी, हमारे डॉलर की इन्हांसमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो कुछ लोग हैं जो डॉलर से पैसा कमाने के नशेई हो चुके हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस नशे की तरफ पहुंचते हुए ये मुल्की हालात और मुल्की इस्लाहात और मुल्की बका को भूल जाते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को एक्सपोर्ट करके या उसको रिच करके या उसको जब उसकी डॉलर की प्राइस बढ़े तो उस वक्त मार्केट में पेश करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है, जिसको मैं बहुत अच्छे और बाशिगाफ अल्फाज में एक खराज तहसीन पेश करूँगा, कि जिन्होंने ख़ास तौर पर हुंडी माफिया और ख़ास तौर पर ये जो एक्टिविटी जो डॉलर को छुपा कर डॉलर की एक आर्टिफिशियल क्रिएशन करके, जो उसे शॉर्टेज करके और उसकी रेट की डेली का रेट बढ़ा के प्राइस जो रुपीस की प्राइस जो वैल्यूएशन थी उसको डाउन करने में जो एक किरदार अदा कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान की मईशत डूबती ही चली जा रही थी। इस सिलसिले में मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि पाकिस्तान की रुपीस की जो वैल्यू जितनी डाउन गई, उससे ही डॉलर ऊपर बढ़ा। जिससे डॉलर ऊपर बढ़ा तो हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं कि वो बहुत डिफरेंस में आए, और पिछले दिनों की अगर हम वैल्यूएशन करें तो हम 4 से 6 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ काम कर रहे थे, कि जिससे हमारा मुल्क डिफॉल्ट की सूरत पे गिरदाना जाता था। हम पूरे पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में डिफॉल्ट की एक्सपेक्शन की वजह से बहुत नकाती हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ये स्टेप लिया है, ये हुंडी का कारोबार करने वाले और जो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग थे, उनको पकड़कर FIA की मदद से उनको पकड़कर लोगों को मजबूर कर दिया कि छुपाए हुए जो डॉलर थे वो मार्केट में वैल्यूएट करके, तकसीम करके, और उसकी रुपीस वापसी कन्वर्जन करके रुपीस की कदर आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन में कितनी बढ़ी है। अगर रुपीस की कदर बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि रुपीस की कदर बढ़ती है तो हम पूरी दुनिया में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। नदीम बट साहब, यहाँ पर आपको ये भी एक पूछेंगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने हाल ही में पाकिस्तान बिजनेस कमेटी के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की और मिशन की बहाली के लिए इसरात भी उनसे ली कि कैसे बेहतर किया जाए। मगर यहाँ पर सवाल एक ये भी पैदा होता है कि डॉलर कम होने से अभी तक जो होना चाहिए, किसी प्राइस से कम होनी चाहिए, कीमतों में कमी जिस तरह से होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। देखें, ये स्टेप बाय स्टेप की एक वैल्यूएशन है कि इसको बढ़ते हुए भी, खासतौर पे मैं बात करूंगा जो हमारा अमदादी प्रोग्राम IMF के थ्रू था, वो उसकी एक से 2 साल की वैल्यूएशन थी। जो पिछली मराहल में जितनी गवर्नमेंट ने काम किया, उन्होंने जितनी सख्त शराइत के साथ अपनी वैल्यूएशन अपनी धौंस और धांस बैठाकर अपनी इक़्तिदार की नशे में जो भी उन्होंने IMF के साथ जो प्रोग्राम किए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को भेड़ बकरी की तरह बेचने के मुतरादिफ था, जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की जो डिवैल्यूएशन पूरी दुनिया में हुई है कि उसके लिए अल्फाजात नहीं है कि जितनी बुरी वैल्यूएशन उस सिलसिले में हुई है। तो इस सिलसिले में अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये इवैल्यूएशन की है कि अगर डॉलर को जिन लोगों ने छुपा के रखा हुआ है उनको बाहर निकाल के मार्केट में रवा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितना मार्केट में डॉलर इवैल्यूएट होता है, मूव करता है, सर्कुलेट करता है, तो मईशत के हालात स्टेप बाय स्टेप
अच्छे होने की कोशिश होगी। ये क्योंकि ये एक रात का प्रोसीजर नहीं है, ये सालों का प्रोसीजर है, और इन सालों के प्रोसीजर पर महीद मैं समझता हूँ कि अभी तो सिर्फ 15 दिन की बात है कि जितने जितने एक्शन उन्होंने कर लिए हैं, तो अगर 1-2 महीने की एक्टिविटी और रही तो मैं समझता हूँ कि डॉलर की फ्लक्चुएशन से, डॉलर की इवैल्यूएशन से और डॉलर की फरावादी की वजह से पाकिस्तान की जो रुपीस की कदर बहुत बेहतर पहुंच जाएगी। जबर साहब, पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के इंग्लिश अखबार हैं उनमें भी आपका आर्टिकल एक छपा कुछ दिन पहले, जिसमें आपने पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बड़ा अच्छे अल्फाज में आपने उसमें लिखा है, उस हवाले से बताइएगा। देखिए, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपनी पाक फ़ौज पे, बल्कि उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और बादशाह फवाद बल्कि दोनों हाथों से उनको सलाम पेश करता हूँ कि इतनी 7.5 लाख पर मुहीत हमारी बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज, जिससे बहुत से लोग, जिससे बहुत सी डरपोक कौमें उनसे कांपती हैं और उनकी अच्छी इस्लाहात से डरती भी हैं। और ISI की बात की जाए तो वो मैं समझता हूँ दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। तो जिस सिलसिले में जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो इवैल्यूएशन की है, ख़ास तौर पे जो उन्होंने बलूचिस्तान से जो एक ईरान के ज़रिए एक स्मगल होके आने वाला जो फ्यूल था, उस पे उन्होंने कोर कमांडर बलूचिस्तान से जब बात की कि भाई इसको रोक के, स्ट्रिक्टली रोक के, कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, कि उससे सिर्फ देखिए उसके फ़वाइद सिर्फ चंद लोग इस्तेमाल कर रहे थे। जो मैं समझता हूँ कि डेली बेसिस पे करोड़हा लीटर पेट्रोल जो था ईरान से तकरीबन 17 से 22 रुपये का पर लीटर पेट्रोल हमें पहुंचता था। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि उनकी दिहाड़ियाँ डेली बेसिस पे कितने अरबों रुपए की थी। अगर सिर्फ चंद मखसूस लोग ये दिहाड़ियाँ लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ना तो हमारे सियासी और ना ही हमारे जो एक एक्टिवेट काम करने वाले लोग हैं इससे मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। अगर मुस्तफ़ीद नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी को क्लैप्स होने के ज़्यादा खतरात महसूस होते हैं। अच्छा बरसा, नॉन डॉक्यूमेंटेड बिजनेस कमेटी के हवाले से जो जनरल आसिम मुनीर साहब से बिजनेस कमेटी की भी मुलाकात हुई और उसमें कई अहम इकदाम किए गए, उस वाले से बताइएगा। उस सिलसिले में कराची के कुछ नॉन बिजनेसमैन लोगों ने बात की कि जितनी नॉन डॉक्यूमेंटेड हमारे पास इस वक्त इकॉनमी एग्जिस्ट कर रही है, तो FBR को चाहिए, ख़ास तौर पे FBR को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट पे लाएं, और जो लोग टैक्स नेट में आके इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और जनरल सेल टैक्स अगर देना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पैसा घर से पैदा होना शुरू होगा। हमें किसी दूसरे मुल्क से हमें ये राह नहीं तकनी पड़ेगी कि हम उनसे जाके, ख़ास तौर पे IMF से या किंग सुलेमान से जाके हम रोज़ाना के तौर पे जाके हम उनसे पैसे मांगते हैं। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट पे आपने देखा कि वो बाकायदा तौर पे एक कहते हैं ना कशकोल लेके जाते रहे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैसे दिए जाएँ कि हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी आराय इस सिलसिले में ये होगी डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैकेज दिए जाएँ उनके, ख़ास तौर पे जिस तरह चाइना ने किया था। चाइना ने 2008 में अपने क्लस्टर्स हब को बिजली फ्री कर दी थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसा तूफान आया हुआ है कि तकरीबन 55 रुपये पर यूनिट बिजली अगर मिलती है आम इंसान को, तो मैं समझता हूँ उसने डेवलपमेंट क्या करनी है, इंडस्ट्री क्या चलानी है, बनाना क्या है, और बनाने के बाद लोकल मार्केट तो एक आम सी चीज़ है। अगर हम एक्सपोर्ट्स में नहीं आते, हमारी एक्सपोर्ट्स इन्हांस नहीं होती, तो हमारी एक ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ते, और अगर ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ते तो हम दूसरे मुल्कों से बहुत पीछे रह जाते हैं। और इसकी छोटी सी मिसाल हमारे साया ममालिक से ले लें, हम सिर्फ 7 अरब डॉलर की एग्जिस्टेंस के साथ काम करने वाले लोग, वो तकरीबन 750 अरब डॉलर की एग्जिस्टेंस के साथ काम करने वाले, ये इतना बड़ा गैप मैं समझता हूँ, इतना बड़ा गैप अगर इन इकोनॉमीज में हो तो क्यों कर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। जनरल आसिफ साहब को फिर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने अपने स्टिक डंडे के जोर से कि इन लोगों को इस तरफ माइल कर दिया है कि छुपाई हुई चीज़ें बाहर लाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म करें। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करूँगा चीनी। अब चीनी 215 से 25 रुपये तक पहुँच चुकी थी। अब जब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चीनी के गोदामों में जब छापे मारे हैं तो चीनी जो ज़ख़ीरा होल्ड की हुई थी चीनी, वो वापस आई है, और अब तकरीबन 155-175 रुपये के रेट से चीनी मिलनी शुरू हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब को पूरा पाकिस्तान हाथ उठा के दुआएं दे रहा है कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से खाने पर मजबूर थे। अगर इस तरह अगर चीज़ें सस्ती होंगी गरीबों की दुआओं से, जनरल आसिम मुनीर साहब अगर ये काम करते रहेंगे। बट साहब, बिजली चोरों के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है
उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मुझे बड़ी खुशी है कि देखिए हमारे अगर बिल के ऊपर देखते थे कि हम सेल्स टैक्स, मैं तो पर्सनली सेल्स टैक्स अदा करता हूं, तो सेल्स टैक्स की एक बड़ी सबसे अच्छी बात बताऊं डॉक्टर साहब, सेल्स टैक्स हमारी एनुअल रिटर्न या मंथली रिटर्न के ऊपर सेल्स टैक्स की रिडक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन कई लोगों को शायद इसका पता नहीं है। अब देखिए एक्शन ऐसी जो भी बिजली चोरी होती है उसका जितना लाइन लॉसेस का जो रेंट है या जो उसकी पेमेंट है वो आम इंसान जो आम कंज्यूमर है उसके बिल में डाल देते हैं। इस वजह से लोगों ने सड़कों पे खड़े होकर अपने बिल भी फाड़े और उन्होंने कहा हमने बिल नहीं देने। अब देखिए कराची की बात करें तो लोगों ने डायरेक्ट उनके साथ कुंडे लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें लाहौर में लोगों बहुत सी फैक्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सुई गैस के मीटरों के बल्कि डायरेक्ट अपने पाइप लगाए हुए हैं और खास तौर पे उन्होंने बिजली के ऐसे कुंडे लगाए हुए हैं कि वो रिमोट कंट्रोल कुंडे हैं और मीटरों के साथ एडजस्टमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये सब ये टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी जो है ना, ये हमारे जितने वापडा के मुलाजमीन हैं उन्होंने इनको कन्वर्ट की हुई है और बाकायदा उनसे मंथली लेते हैं और जितनी बिजली चोरी होती है वो आम इंसान, आम जो भी इंसान हो उसके बिलों में डाल के एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा इस चीज का ऑपरेशन होना चाहिए और जितने लोग बगैर पैसों के बिजली चलाने की और चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इतनी सख्त सजाएं मिलनी चाहिए कि किसी के भाई का हक खाने की जो सजा होती है वो जरूर उनको मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा अतवाल ना हो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकराल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, टीबी लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह जहाँ माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI क्वालिफाइड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़े अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें